उस लड़की से बचने के लिए तीनों दोस्त कार में जाकर बैठ गए। नितेश कार चालू कर रहा था मगर कार चालू ही नहीं हो रही थी। ये क्या हो गया ऐसे? कहते हुए वो दोबारा कोशिश करने लगा। मुश्किल से कार चालू हुई। मनु तो डर के कारण कांप रहा था। नितेश उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था मगर खुद भी काफी डरा हुआ था। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की लाश और भयानक लड़की के साए को देख वो गड़ा हुआ धन तो भूल ही चुके थे। सभी वो धन से भरे हुए कलश वहीं छोड़कर आ गए थे। कार उस लड़की की नजर से बहुत दूर जा चुकी थी। लड़की उन कलश में से सोने के सिक्के उड़ाती हुई जोर जोर से हंस रही थी। खून चाहिए मुझे, खून, बदले में मैं तुम्हें खून दूंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी। मनु अपने घर पहुंच चुका था मगर अभी भी डर के कारण थर थर कांप रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वो अचानक पसीना पसीना हो गया। घबराते हुए उठा और अपने हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगा। पास ही उसकी माँ बैठी थी। क्या हुआ है तुझे? 2 दिन के बाद होश आया है। तेरे दोस्त बेहोशी की हालत में तुझे यहाँ छोड़कर गए थे और बुखार भी कितना तेज था। दवाइयों से भी आराम नहीं हुआ। वो तो मंदिर में पंडित जी ने तुझे कल झाड़ा, तब आज सुबह तेरी आँख खुली है। मनु हैरान था कि पूरे 2 दिन के बाद उसे होश आया। घबराते हुए उसने पात्र की पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पिए और अपनी माँ की ओर देखने लगा। माँ, वो राज हम लोगों को छोड़कर चला गया। माँ, कोई भी नहीं बचेगा। वो सबको मार देगी, वो सबको मार देगी। उसे मनु कुछ और बोल पाता उसके पहले ही उसे उस लड़की का साया नजर आने लगा। कहाँ उसे? खून चाहिए, खून। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। वो आ गई माँ, वो आ गई। माँ, वो मुझे लेने आई है। माँ, मुझे बचा लो माँ। मनु की बातें सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। वो साया अभी भी मनु के सामने लहरा रहा था। मनु अपनी माँ को अपने पास से उठने भी नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने मनु को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और कुछ ही पल में मनु मुझे बचा लो कहता हुआ दोबारा बेहोश हो गया। लगता है बहुत ही गहरा सदमा लगा इन्हें। ये अभी तक उसी ट्रोमा में। अब इन्हें होश आए तो आप इन्हें किसी भी तरह के सवाल मत पूछना और हो सके तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए ताकि इनकी बेहतर देखभाल हो सके। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले गए। मनु बेहोशी की हालत में भी बहुत घबरा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव देखे जा सकते थे। ना जाने इसे क्या हो गया है। उस मनहूस ग्रहण की रात को मैंने इसे मना किया था कि घर से बाहर ना जा, मगर आजकल के बच्चे इन सब बातों को मानते कहाँ हैं। हो ना हो कोई बुरा साया है इसके ऊपर। मैं आज ही गुरुजी को बुलाती हूँ। सोचते हुए उन्होंने अपने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी के शिष्य ने फोन उठाया और बताया कि गुरुजी तो इस समय हरिद्वार विशेष आराधना के लिए गए हुए हैं। जैसे ही उनसे संपर्क होगा उन्हें आपकी परेशानी के बारे में बता दिया जाएगा। माँ परेशानी से उसके करीब बैठी हुई थी। तभी उन्होंने सोचा कि सच्चाई का पता लगाना ही होगा। क्यों ना इसके दोस्तों को फोन लगाऊं, उनसे ही पता चल जाएगा कि उस रात क्या हुआ था। मनु को होश आया था तो वो राज के बारे में पूछ रहा था मगर उस रात तो नितेश और विवेक ही मनु को छोड़ने गए थे। राज वो कहाँ है, पूछना ही होगा। माँ ये सब सोच रही थी कि मनु को होश आने लगा। माँ सब कुछ भूलकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अपनी माँ को अपने पास बैठे देख मनु भी अपनी सारी तकलीफ भूल गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देख माँ ने भी राहत की सांस ली मगर ये राहत कुछ ही पल की थी। मनु बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा मगर वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरह से थका हुआ हो या किसी ने उसे बिस्तर से बांध दिया हो। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। तभी उसकी निगाह ठीक उसके सामने खड़ी हुई लड़की के साए पर गई। वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस पूरे खेल में तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने तो वो धन भी वही छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए वो धन, तुम सब रख लो, मुझे छोड़ दो। उसकी माँ ये सब सुनकर हैरान थी। मौत? किसकी मौत? धन? ये सब क्या बोल रहे हो? लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। मनु के कान में मानो माँ की आवाज ही नहीं आ रही थी। वो उस साए को ही देख रहा था। वो साया जमीन पर बैठ गया और अपने पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे मनु की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो साया उसके पैरों के करीब पहुंचा, उसे पैरों से खींचकर अपने करीब लाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे।
कहते हुए मनु जोर जोर से रोने लगा। अचानक ही वो साया गायब हो गया। एक पल को मनु को यकीन ही नहीं हुआ कि वो साया इतनी आसानी से उसे छोड़कर कहाँ चला गया। वो कमरे में तब दूर दूर तक देखने लगा। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो मनु के सिर पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। भगवान का नाम लेने से उसके साये को तकलीफ हो रही थी। उसने अपने हाथों के इशारे से उस पलंग को हवा में उड़ा दिया। पलंग के हवा में उड़ते ही माँ भी हनुमान चालीसा बोलना भूल गई। पलंग अभी भी हवा में था। तभी मनु को एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। अपनी गर्दन पर उसने किसी के हाथों को महसूस किया। डर के कारण मनु उसे देख ही नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने हाथों के नाखून से उसका चेहरा नोच दिया। चेहरे से बहता हुआ खून पीते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। खून चाहिए मुझे, खून, बहुत सारा खून। तुमने मुझे जिंदा किया है, तो मुझे खून देने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही तो होती है। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने माँ अपने बेटे के शरीर से बहता हुआ खून देखकर परेशान थी। साये ने उसके शरीर का पूरा खून पी लिया। मनु का शरीर सफेद पड़ चुका था। माँ ये नजारा देख बेहोश हो गई। पलंग अपने आप जमीन पर वापस आ गया। साये ने बेहोश माँ का पेट चीर उसका भी खून पी लिया और वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन जब नितेश और विवेक को मनु की मौत के बारे में खबर मिली तो दोनों परेशान हो गए। यार नितेश, तूने सुना? मनु भी मारा गया। पहले राज और अब मनु। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बारी भी हो। यार मैं तो पहले से डरा हुआ हूँ और तू मुझे और डरा रहा है। जो खुद डरा हुआ हो तो दूसरे को क्या डराएगा रे? मैं तो ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बार तुझसे मिलना चाहता हूँ। क्या तू मुझसे मिल सकता है? हाँ, हम दोनों ही कैफे में मिल लेते ना। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? यदि मुझे कोई सोल्यूशन पता होता तो क्या मैं शहर को छोड़कर जाता? मगर जिस तरह से उसने मनु और उसकी माँ को मारा, मुझे नहीं लगता कि वो हमें छोड़ेगी। विवेक बोल ही रहा था, उसके सामने सीलिंग पर चिपका हुआ उस लड़की का साया नजर आया। डर के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वो लड़की, नितेश, नितेश, वो लड़की यहीं पर है, यहाँ पर, मगर कहाँ है? कहते हुए नितेश इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी सामने टेबल पर वो लड़की बैठी हुई कच्चा मांस खा रही थी और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही। विवेक को वो सीलिंग पर नजर आ रही थी तो नितेश को वो टेबल पर नजर आ रही थी। दोनों की हालत उसे देखकर खराब हो रही थी, मगर वो लड़की उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। दोनों वहां से भागकर बाहर निकल गए। वो लड़की भी धीरे धीरे छिपकली की तरह रेंगती हुई दीवार से नीचे उतरी और गायब हो गई। विवेक भागता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा और काउंटर से टिकट लेकर सामने जो ट्रेन खड़ी थी उसी में जाकर बैठ गया। ये ट्रेन कहीं भी जाए, मैं तो इसी में बैठकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा। सोचते हुए खचाखच भरे हुए कंपार्टमेंट में जैसे तैसे अपनी जगह बनाकर उसने सीट से अपनी गर्दन टिका दी और आंखें बंद कर ट्रेन चलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो जो कंपार्टमेंट अभी पूरी तरह से भरा हुआ था वो अब पूरी तरह से खाली है। उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था।